अब है अगली सेक्शन लेते हैं इसमें, सेक्शन 301। तो सेक्शन 301 क्या कह रही है कि कार्य वही निशाना भिन्न। मतलब एक प्रकार से ये परिभाषा ही है, जैसे सेक्शन 299 300 में जिसमें हमने पढ़ी थी, 299 में आपराधिक मानववध की परिभाषा थी, 300 में हत्या की परिभाषा थी, उसी प्रकार भी ये कोई परिभाषा के टाइप में ही है। ये सेक्शन क्या कहती है कि जैसे किसी व्यक्ति का या तो आपराधिक मानववध करने का इरादा था या फिर हत्या करने का इरादा था, बल्कि वो क्या है, जिस व्यक्ति का वो आपराधिक मानववध करना चाहता था या जिस व्यक्ति की हत्या करना चाहता था, उसका ना तो आपराधिक मानववध उसका नहीं हो पाया, उसकी हत्या नहीं हो पाई, बल्कि उससे दूसरे व्यक्ति की या आपराधिक मानववध हो गया या फिर हत्या हो गई, तो भी वो व्यक्ति उसी प्रकार दंडित होगा जैसे कि उसने उसी व्यक्ति का आपराधिक मानववध या हत्या की हो। क्योंकि ये जो अपराध है वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार के मतलब राज्य के खिलाफ होते हैं। क्योंकि राज्य में तो एक व्यक्ति जो कम हो गया क्योंकि उसने उसके द्वारा अपराध से उस व्यक्ति की जान चली गई, तो वो उसी प्रकार दंडित होगा जैसे कि उसने 302 वाला काम कर रहा था, उससे किसी को मारना चाह रहा था, उससे मृत्यु हो गई दूसरे व्यक्ति की, तो 302 में ही दंडित होगा। वो 304 वाला काम था तो 304 में दंडित होगा। ये कहती है सेक्शन 301। अब है सेक्शन 302। सेक्शन 302 में क्या है, हत्या का दंड दिया गया है। हत्या का दंड क्या है, कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की हत्या करेगा तो वो मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से दंडित होगा। इसके बारे में वैसे हमने काफी एक अलग से पढ़ लिया है कि सेक्शन 299 और 300 में अंतर क्या है, सेक्शन 299 में क्या है। अगली सेक्शन है सेक्शन 303। सेक्शन 303 क्या कहती है कि आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति के द्वारा हत्या करने पर दंड। कोई व्यक्ति ऑलरेडी आजीवन कारावास से दंडित है, वो सजा काट रहा है, और उस दौरान अगर वो किसी व्यक्ति की और हत्या कर देता है तो उसे क्या है, डायरेक्ट मृत्युदंड दिया जाएगा। ये कहती थी सेक्शन 303, लेकिन वर्तमान में ये सेक्शन क्या है, असंवैधानिक हो गई है क्योंकि इसे हटा दिया गया है। तो फिर भी जानकारी के लिए बता दें कि ये सेक्शन 303 में ये मैटर था, इससे असंवैधानिक होने से पहले। अब लेते हैं सेक्शन 304। सेक्शन 304 में सजा क्या है, आपराधिक मानववध की सजा। अलग कोई व्यक्ति आपराधिक मानववध करेगा तो उसे सजा क्या मिलेगी, इसके दो पार्ट बना दिए सेक्शन 304 के, 304(1) और 304(2). इसका पहला पार्ट क्या कहता है कि यदि मृत्यु ऐसी शारीरिक क्षति से करे जिससे जान जाने की संभावना है, मतलब ऐसी शारीरिक क्षति किसी व्यक्ति को पहुंचाए जिससे संभावना है कि उससे उसकी जान जा सकती है, और उस व्यक्ति का आशय भी था उस व्यक्ति को मारने का, उसको जान लेने का आशय भी था, तो इसमें क्या है, सजा का प्रावधान है, 10 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। ये पहले पॉइंट के अंतर्गत। और दूसरा क्या है इसका, सेक्शन 304 का दूसरा ये कहता है कि उस व्यक्ति को यह ज्ञान था कि उससे उस व्यक्ति की जान जा सकती है, लेकिन उसका आशय नहीं था उस व्यक्ति को मारने का। अब ज्ञान है कि मृत्यु हो सकती है, लेकिन आशय कैसे नहीं था, इसे ऐसा अगर होता है तो उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसे एग्जाम्पल स्वरूप जैसे समझते हैं, जैसे कि कोई सपेरा है, वो सांप से करतब दिखा रहा है कि सांप से कट लो फिर भी व्यक्ति नहीं मरेगा। अब उस सपेरे को ज्ञान है इस बात का, हो सकता है सांप के काटने से मृत्यु हो जाए, उससे अगर वो मृत्यु हो जाती है, हालांकि सपेरे का ऐसा इरादा नहीं था, वो कॉन्फिडेंस था कि इसमें नहीं मरेगा, लेकिन वो 304 दूसरे पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर कोई तांत्रिक भूत प्रेत उतारने वाला है जैसे इतना मारता है कि उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो भी इसके दूसरे पार्ट के अंतर्गत कवर होगा। तो ये है इसमें सेक्शन 304 में सजा का प्रावधान। अब लेते हैं अगली सेक्शन 305 को। नेक्स्ट सेक्शन 304(1). तो सेक्शन 304(1) क्या कहती है कि लापरवाही या उतावलेपन से मृत्यु। तो अब कोई व्यक्ति जैसे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या फिर किसी उतावलेपन के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देगा तो वो सेक्शन 304(a) के अंतर्गत आता है, और इसमें क्या है कि मैक्सिमम 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो इसके अंदर जैसे कि लापरवाही से मृत्यु कैसे हो जाती है, तो जैसे एग्जांपल के रूप में इसे हम समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि कोई व्यक्ति है रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा है, डेंजर से रूप में जिगजैग चला रहा है, और उसे कोई वैसे टोकता भी है कि ऐसे गाड़ी नहीं चलाओ, और वो कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उससे मन में क्या था कि ऐसा विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और उससे अचानक क्या किसी प्रकार का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या है कि उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो वो 304(a) के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, जैसे कि कोई व्यक्ति है किसी ऐसी जगह पे जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पे गाड़ी को इस तरीके से चला रहा है और उसे पता है, ज्ञान है इस बात का कि हो सकता है कोई अचानक यहाँ से बाहर निकल सकता है और उससे किसी प्रकार की मृत्यु हो सकती है, तो वो 304(a) के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, इसके अंदर खास तौर पे क्या है, ज्ञान का अभाव होता है। उसे ये विश्वास ऐसा होता है जैसे कि
ऐसा कुछ नहीं होने वाला और वो अचानक हो जाता है तो 304 के अंदर आएगा। लेकिन उसे पहले से आभास होता है उस बात का कि तुम ऐसा कर रहे हो, इससे ऐसा हो जाएगा, जैसे कि वो अगर गली के अंदर ऐसा काम कर रहा है तो वो फिर 304 में नहीं आएगा, बल्कि वो 304 की तरफ चला जाएगा। तो ये है सेक्शन 304 है। अगर और एग्जाम्पल स्वरूप इसमें हम जैसे लेते हैं तो ए कोई व्यक्ति है जिसने बी को गुस्सा मारा और उस गुस्से के फलस्वरूप वो जो क्या है कि जो बी है बेहोश हो गया या फिर अनकॉन्शियस हो गया और वो गिर गया यहाँ पर। अब ए ने यहाँ पे क्या सोचा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अब उसने क्या किया, उसने अपने बचाव के लिए उसको प्लास्टिक की पन्नी में पैक किया और पास में बह रहे किसी नाले के अंदर फेंक दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही जब उसकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसके अंदर ये आया कि उस व्यक्ति की जो ए की जो मृत्यु है वो उससे गुस्से की बजाय नहीं, गुस्से से नहीं हुई, बल्कि उसकी मृत्यु क्या है नाले में पड़े रहने की वजह से हुई थी। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, अब उसने कौन सा अपराध किया, यहाँ पे क्या है उसने वो उतावलेपन वाला और जो है लापरवाही के अंतर्गत नहीं आएगा। वो भी सेक्शन 304 के जो दूसरा पार्ट है जिसके अंदर क्या है उसका आशय नहीं था उसको मारने का, उसके अंदर 304 के सेकंड पार्ट के अंदर चला जाएगा। और एक एग्जांपल इसके अंदर और लेते हैं, जैसे कि कोई दोस्त है, एक आपस में बैठे हैं और एक उसमें से क्या है पिस्टल नया लेके आया था। उसको कहता है चलो मैं तुम्हारे को पिस्टल दिखाता हूँ अपना, मेरा बहुत बढ़िया पिस्टल है। और वो जैसे ही दोनों वहाँ पास में जाते हैं पिस्टल के पास, वो पिस्टल लेके दिखाता है देख कितना बढ़िया है, और आपस में वैसे ही वो दूसरे वाला कहने लगता है ये फिल्मी स्टाइल में ले तेरे को मैं ठोक दूंगा ये। और उस दौरान क्या है गलती से उससे गोली चल जाती है और उसके दूसरे दोस्त की उसमें मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या है वो 304 के अंतर्गत चला जाए, क्योंकि उसमें क्या है उसे बिल्कुल उसका कोई ना आशय था ना कोई ज्ञान था, बल्कि वो लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो ये है सेक्शन 304 ए। इसके साथ जैसे भी अगर जैसे कि पब्लिक के वे के ऊपर किसी प्रकार का अगर एक्सीडेंट करते हैं तो सेक्शन हमने 279 जो पढ़ी थी कि लोक मार्ग पर किसी प्रकार की लापरवाही से, तो वो सेक्शन साथ में ऐड हो जाती है, सेक्शन 279/304 ए। और इसमें और भी जैसे कि हमने सेक्शन ने जो पढ़ी थी सेक्शन 284 से लेकर के और 289 तक, जिसमें कई प्रकार की लापरवाही थी, विस्फोटक पदार्थों के संबंध में, अग्नि के संबंध में लापरवाही, बिल्डिंग के संबंध में लापरवाही और जीव जंतुओं के संबंध में लापरवाही, उससे अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस सेक्शन के साथ में ये सेक्शन 304 ऐड होती है। सेक्शन 272 भी हमने पढ़ी थी कि खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट कर रहा है तो उस मिलावट से किसी की अगर मृत्यु हो गई तो वो भी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो सेक्शन 304 ए के अंदर जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं सेक्शन 304 बी। सेक्शन 304 बी में क्या बताया गया कि दहेज हत्या की बताया गया कि दहेज हत्या क्या है। अब दहेज हत्या में सजा का प्रावधान क्या है कि कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान इसके अंदर है और जो आजीवन कारावास तक दी जा सकती है। अब दहेज हत्या को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेते हैं कि दहेज हत्या कब मानी जाएगी। तो इसके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, जैसे कि ये 3 पॉइंट मैंने लिख रहे हैं कि ये दशा कंपलसरी है। अगर ये तीनों दशा अगर पाई जाती है तब ये माना जाएगा कि ये दहेज हत्या है। नंबर 1 पहला क्या है कि जिस महिला की अगर मृत्यु हुई है उसकी जो मृत्यु जो क्या है कि नॉर्मल परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल मृत्यु नहीं बल्कि क्या है अप्राकृतिक दशा में उसकी मृत्यु होनी चाहिए। वो चाहे जलने से या फिर किसी प्रकार की शारीरिक चोट से, मतलब उसकी बॉडी पे किसी प्रकार के जलने के या किसी प्रकार के चोट का निशान अगर पाया जाता है अप्राकृतिक दशा में अगर उसकी मृत्यु होती है, पहला तो ये। दूसरा क्या है कि और वो जो मृत्यु है उसकी शादी हुए के 7 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर 7 साल से पहले अगर इस प्रकार किसी अप्राकृतिक दशा में उसकी अगर मृत्यु होती है, और साथ में सेक्शन जैसे कि 498 ए हमने पढ़ा है, 498 ए पढ़ेंगे तो सेक्शन 498 ए में क्या बताया गया है, किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना उसको देना। अगर उसे किसी प्रकार की प्रताड़ना दी गई हो, वो भी प्रताड़ना किसके लिए, दहेज की मांग को लेकर के, मतलब 7 साल के इसके जो मुख्य पॉइंट क्या बनेंगे कि शादी के 7 साल के अंतर्गत किसी महिला की मृत्यु हो, वो भी अप्राकृतिक दशा में जलने या फिर किसी शारीरिक चोट की वजह से, और उसके साथ क्या है उससे पहले उससे जैसे उसकी मृत्यु हुई उससे पहले उसे किसी प्रकार की प्रताड़ना की गई हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो दहेज की मांग को लेकर के की गई हो, तो कहा जाएगा कि इसमें उसने क्या है कि दहेज हत्या हुई है। अब हम इसे जैसे कि 498 को थोड़ा समझते हैं कि शारीरिक प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना क्या होती है। तो मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना में थोड़ा जैसे अंतर हो सकता है, जैसे कि वो फर्क कैसे पड़ता है कि लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी फर्क पड़ जाता है। जैसे कि कई लोग हैं जैसे कि काफी हाई प्रोफाइल है या फिर एक नॉर्मल कैटेगरी से हम लगा के ले चल रहे हैं, एक नॉर्मल परिवार है, उसके अंदर जैसे एक प्रकार उसके पति ने किसी प्रकार का अगर उसे थप्पड़ भी मार दिया लेडीज को, तो वो क्या है उसको इतना ध्यान नहीं देगी, गौर नहीं करेगी, कोई बात नहीं। लेकिन
कई जो हाई प्रोफेशनल है उसके अंदर अगर नॉर्मल भी किसी प्रकार की गाली व्यक्ति तू भी बोल दिया तो उसको भी क्या है ईगो पे ले लेते हैं और उसको क्या है वो मानसिक प्रताड़ना में वो भी आता है। तो वो डिपेंड करता है उसको, वो न्यायालय पे डिपेंड करता है कि उसे किस एंगल में सोचते हैं। तो ये है प्रताड़ना, चाहे वो किसी प्रकार की उसे प्रताड़ना दी गई, तो ये है दहेज हत्या। अब दहेज हत्या में क्या आता है, दहेज हत्या वाला मामला जैसे कि सेक्शन 113B है एविडेंस एक्ट की, सेक्शन 113B एविडेंस एक्ट की क्या कहती है कि न्यायालय उपधारणा करेगा। अब करेगा का मतलब इसमें क्या हुआ कि अगर न्यायालय के सामने ऐसा कोई केस आता है जैसे कि सेक्शन 304B वाला, उसमें ये जो कंडीशन क्रिएट जो दे रखी है, ये तीनों जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है, ऐसा केस अगर न्यायालय के सामने कोई आएगा तो न्यायालय मान के ये चलेगा शुरू के अंदर कि ये दहेज हत्या ही हुई है। उसके अंदर बाकी जो कार्रवाई है बाकी होती रहेगी, शुरू के अंदर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। अब अमूमन इस सेक्शन का जैसे कि ज्यादातर क्या है कि मिसयूज के रूप में होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो है ये कानून में ये जो कह रखा है, न्यायालय की इसमें मजबूरी है कि एविडेंस एक्ट ये बात कहता है कि तुम ये मान के चलोगे कि अगर ये मामला सामने आया तो वो दहेज हत्या है, और वो मुकदमा दर्ज होता है, उसी समय अरेस्ट हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। बाद में बेशक ये चाहे गलत पाया जाता है वो छूट जाए, लेकिन उस समय क्या है हरासमेंट इसमें हो जाता है। इसीलिए इस सेक्शन को क्या है ज्यादातर मिसयूज में भी ये सेक्शन काफी हद तक होती है यूज में। अब इसमें एक चीज और रहेगी बाकी की 304B में, तो 304B के अंदर क्या है कि शुरू के अंदर जैसे भी ये कंडीशन जैसे कि क्रिएट हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, तो शुरू के अंदर क्या है 304B का ही मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश के अंदर पाया जाता है कि जैसे उस लेडीज की जो मृत्यु है आत्महत्या नहीं थी, उसने आत्महत्या नहीं करी थी, बल्कि उसको क्या है कि उसके पति ने या उसके रिश्तेदारों ने पकड़ के क्या है पंखे से लटका दिया था, उसको जानबूझ के उसके फांसी पे चढ़ा दिया था उसे, बल्कि वो सुसाइड डिक्लेयर करने की कोशिश करी गई थी, या फिर जानबूझ के केरोसिन डाल के उसे जला दिया गया था। तो ये चीज अगर जैसे बाद में सामने आएगी तो वो मुकदमा 304B की बजाय वो जैसे कि अगर वो क्या है सीधा 302/304B में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है सेक्शन है 304B दहेज हत्या की, और उसमें सजा का प्रावधान कम से कम 7 साल की सजा और आजीवन कारावास तक कन्वर्ट हो जाती है। अब लेते हैं हमें अगली सेक्शन को, तो अगली सेक्शन है सागर ध्यान भी कर ले, नेक्स्ट सेक्शन में 300 अगली सेक्शन 305। सेक्शन 305 क्या कहती है, बच्चे या पागल को आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अब जैसे कोई व्यक्ति बच्चा, इसके अंदर क्या है कम से कम 18 वर्ष की आयु से कम, 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को, या फिर पागल को, या फिर कोई उन्मुक्त को, जैसे कि नशे के अंदर बिल्कुल ही धुत है, अपनी मर्जी से नहीं लिया, तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार की अगर आत्महत्या का कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण देगा तो वो सेक्शन 305 के तहत इसके अंदर मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 साल की सजा का प्रावधान है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है काफी इंटेलिजेंट है हालांकि, लेकिन वो अपनी क्लास में टॉप नहीं कर पाया, अब घर पे आया, घर पे आते ही उसका पिता उसे कुछ शाबाशी देने की बजाय, हालांकि अच्छे नंबर आए थे, शाबाशी देने की बजाय उसे और इरिटेट कर रहा है कि क्या तूने तो मेरी नाक कटवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तू क्लास में टॉप नहीं कर पाया, ये हो गया। उससे क्या है कि बच्चा काफी हरास हो जाता है, और वो उससे क्या है कि कुएं में छलांग लगा लेता है, मतलब वो आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ पे वो पिता है वो सेक्शन 305 का दोषी होगा। या फिर किसी पागल व्यक्ति को कोई ऐसे व्यक्ति कहता है कि ये बिजली का तार है, उसको हाथ लगा ले, उसको पता ही नहीं है, वो व्यक्ति हाथ लगा लेता है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी उसके दुष्प्रेरण के अंतर्गत आएगा और सेक्शन 305 का दोषी होगा। इसमें सजा ये दे रखी है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 306। सेक्शन 306 क्या कहती है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अब उसके अंदर तो बच्चे और पागल को पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया बना रखा था, इसके अंदर क्या आत्महत्या का, इसमें सारे काउंट हो गए, इससे बाकी जो बचे हुए हैं इसमें सजा है 10 साल की सजा का प्रावधान है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण कैसा है, जैसे भी कोई व्यक्ति, खासतौर पे ये सेक्शन जैसे कि कोई फाइनेंसर है उनके ऊपर, या फिर प्रेमी प्रेमिका के मामलों में भी ये ज्यादातर ये सेक्शन लगती है। जैसे आत्महत्या को कैसे हम लेते हैं, जैसे कि कोई फाइनेंसर है, जैसे कि किसी ने उसे पैसे दे रखे हैं काफी सारे, और वो पैसे जो व्यक्ति जिसने पैसे ले रखे हैं वो पैसे चुका नहीं पा रहा है, उसके ब्याज भी नहीं दे पा रहा है, तो उससे वो क्या है जो फाइनेंसर है उससे काफी हद तक उस पर दबाव बना रहा है कि पैसे दे, 1 वीक के अंदर दे या 5 दिन के दे, अगर पैसे नहीं दे पाया तो मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा करता हूँ, उसे हर बार उसे वो टॉर्चर करे ही जा रहा है, और उस टॉर्चर से वो व्यक्ति क्या परेशान हो जाता है, और परेशान होकर के आत्महत्या कर लेता है। और अगर सुसाइड नोट के अंदर जैसे वो मेंशन कर देता है कि मैंने सुसाइड उस फाइनेंसर की वजह से करी, तो वो फाइनेंसर सेक्शन 306 के तहत नपेगा। तो अपना पैसा किसी को दे, अपने हिसाब से देकर देना। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्रेमी प्रेमिका का मामला लेके चल लो, जैसे कि और आपस में
प्यार में थे, उस दौरान कोई ऐसा उसने वीडियो बना लिया, बाद में किसी भी बात पे चलो अनबन हो गई, उससे क्या होता है कि अनबन के बाद वो व्यक्ति उसे ब्लैकमेल करता है कि या तो वो जो वीडियो का दिखा के बार बार उसे ब्लैकमेल कर रहा है, और उस ब्लैकमेल से वो क्या तंग होकर के वो जो स्त्री है आत्महत्या कर लेती है, और तो वो सेक्शन 306 का अपराध बनेगा, उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान। तो ये होगी सेक्शन 305, 306। नेक्स्ट सेक्शन है 307। सेक्शन 307 क्या कहती है कि हत्या की कोशिश। अब हत्या की कोशिश, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने सेक्शन पढ़ी थी 302, तो 302 से जैसे ही बच गया, उसका काम तो इरादा तो था मारने का, लेकिन वो मार नहीं पाया, बच गया, तो वो सेक्शन 307 का अपराध करता है इसके अंदर, बचते ही, चाहे क्लियर बच गया हो लेकिन वो 307 के अंदर ही आएगा। जैसे कि उसने किसी व्यक्ति को गोली मारी और गोली मिस हो गई, उसे गोली नहीं लगी, तो उसने क्या है सेक्शन 307 के तहत का अपराध कर देगा, और उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। और यदि उसने जैसे गोली मारनी यहाँ थी, यहाँ नहीं लगी, हाथ में लग गई और व्यक्ति बच गया, किसी प्रकार की जैसे चोट पहुंचा दी, तो उसमें सजा का प्रावधान क्या है, 10 साल से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। ये है सेक्शन 307। और इसके अंदर जैसे एक एग्जांपल हम जैसे और भी लेते हैं, तो जैसे कि टेररिस्ट वगैरह हैं, ये बम ब्लास्ट करते हैं, तो उसमें जैसे बम ब्लास्ट किया, बम ब्लास्ट में अगर जैसे मृत्यु हो जाती है कई व्यक्तियों की, तो 302 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, और अगर बच जाते हैं तो उसमें क्या प्रयास क्या था उनका, मारने का था, तो बच गए तो सेक्शन 3 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। और इसके अंदर जैसे कि और एग्जांपल हम लें तो जैसे नवजात शिशु वाला है, नवजात शिशु का एग्जांपल के रूप में जैसे कि सुनसान जगह पे नवजात शिशु को छोड़ दिया और वो किसी वजह से बच गया, तो वो 307 में, अगर मर जाता तो 302 के अंदर चला जाता, बच गया तो 307 में, मतलब 302 से बचेगा तो 307 के अंदर जाएगा, 302 वाला अगर काम करने की कोशिश कर ली तो 307 में। अब है नेक्स्ट सेक्शन 308। सेक्शन 308 में क्या है, 308 मतलब 304 का उल्टा, जैसे आपराधिक मानव वध का प्रयास, आपराधिक मानव वध करने की कोशिश थी और वो बच गया, तो वो सेक्शन 308 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर सजा का क्या है, जैसे कि अगर नॉर्मल कुछ भी नहीं हुआ, बच गया, तो 3 साल की सजा का प्रावधान है, और उसकी कोशिश के दौरान अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो सजा वो 3 साल के बजाय 7 साल की सजा का प्रावधान इसके अंदर दिया गया है। जैसे इसे एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम इसको जैसे लेते हैं, तो ए नाम का कोई व्यक्ति है और घर पे आता है, देखता है कि उसकी बीवी उसके प्रेमी के साथ बैठी हुई है, और इससे अचानक उसको क्या गुस्सा आ जाता है। अब वो गुस्सा, उस गुस्से के स्वरूप वो उसके प्रेमी पे या उसी पे फायर करता है, गोली मारता है, और वो गोली नहीं लगती है, वो बच जाता है, तो वो क्या है, उसमें सेक्शन 308 के अंदर चला जाएगा। यहाँ अगर वो गोली अगर किसी प्रकार उसे लग जाती तो थोड़ी बहुत चोट वोट पहुंचा देती तो इसमें 7 साल की सजा हो जाती है, अगर वो पूरी तरह मिस हो गई तो 3 साल की सजा होती है, और यहाँ जैसे अगर उसे गोली लग गई, अगर वो मर जाता तो वो 304 के अंदर चला जाता है। तो ये है सेक्शन 308। अब लेते हैं सेक्शन 309 को। नेक्स्ट सेक्शन 309। सेक्शन 309 क्या कहते हैं कि आत्महत्या का प्रयास करना। अब जो कोई व्यक्ति आत्महत्या मतलब अपनी खुद की हत्या करने का प्रयास करेगा, उसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। अब आत्महत्या जैसे कि कब इसके अंदर सजा दी जाती है, कि कब ऐसा कहा जाएगा कि वो व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। इसके अंदर 2 चीज क्रिएट होती है कि आत्महत्या तब माना जाएगा जब उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से अंतिम प्रयास कर दिया, जैसे कि तीर कमान से छूट गया, तीर कमान से निकल गया, उसके बाद उसके खुद की तरफ से बचाव करने का उसके पास कोई चांस नहीं था, जैसे कि कुएं में गिर के मरना था, उसने छलांग लगा दी, मतलब अब उसके पास ये चांस नहीं है कि वो रिकवर कर जाए। या फिर जैसे कि उसे फांसी खानी थी और लटक गया, उसके बाद उसके पास कोई चांस नहीं है, तो तब उसको ये सजा दी जाती है। ये काम पूरा करने के बाद अगर वो बच जाता है, जैसे कि फांसी लटका और वो रस्सी टूट गई, तो वहां पे क्या है, उसके अंदर वो कहा जाएगा उसने आत्महत्या का प्रयास किया। या फिर कुएं पे चला गया और कुएं पे जैसे कि गिर रहा था और वो अंदर नहीं डूबा, बच गया, तब उसमें आत्महत्या का प्रयास माना जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जैसे कि ये वापस लौटने का सिद्धांत है ना, ये एक कार्य करता है अपना। क्योंकि जैसे भी कोई व्यक्ति है, जैसे कि उसने सुसाइड करने के लिए कुएं पे गया और जाके कुएं की तरफ ऐसे देखा, नीचे देखा, और उसका क्या है, माइंड घूम गया, क्योंकि उसके बाद तब तक संभावना थी वापस लौटने का, उसके पास चांस था, वो वहां से वापस आ गया, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया। या फिर रस्सी खरीद के लेके आया मरने के लिए, रस्सी लेके आ गया, रस्सी पर बांध भी दी, गले में भी लटका ली, लेकिन उसके बाद गले में बाद में उसने सोचा कि नहीं ठीक नहीं है, वो वहां से उतर गया, तो वो भी आत्महत्या के प्रयास के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये सेक्शन 302 आत्महत्या का प्रयास, तो इसके अंदर आत्महत्या तभी मानी जाएगी जब अपनी तरफ से वो फुल अटेम्प्ट कर चुका होता है, जैसे कि फायर कर चुका, अगर गोली मिस हो गई तो वो कहा जाएगा कि आत्महत्या प्रयास की। जब तक यहाँ लगा रखा पिस्टल तब तक वो आत्महत्या का प्रयास के अंतर्गत नहीं आएगा।
तो 309 हालांकि वर्तमान में हटा दी गई है, लेकिन फिर भी सेक्शन 309 ये कहती है कि आत्महत्या का प्रयास। नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं सेक्शन 310। सेक्शन 310 क्या कहती है? ठग की परिभाषा। अब ठग की परिभाषा क्या है? अब हम एक रूटीन प्रक्रिया में जैसे भी कोई व्यक्ति सोचता है ये तो ठग है, हम कहते रहते हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं वो ठग, ये ठग नहीं है, ये ठग काफी बड़ा ठग है। मतलब ये ठग क्या है, इसकी परिभाषा को हम जैसे कि समझते हैं कि ठग वो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो कि आदतन ऐसे व्यक्तियों से मिलता है या उसके साथ संयुक्त रहता है जो व्यक्ति ये कार्य करते हैं, उन व्यक्तियों के साथ आदतन रहता है, उनसे मिलता है। जैसे कि नंबर 1 लूट, वो जो लूट करते हों। दूसरा हत्या करते हैं, या फिर लूट सहित हत्या करते हैं, या फिर शिशुओं की चोरी करते हैं। अगर ये काम जो व्यक्ति करते हैं उनके साथ वो अभ्यास रहता है या फिर उनके साथ रहता है या उनके संगठन का सदस्य है, तो वो कहा जाएगा कि वो ठग है। तो ये होगी ठग की परिभाषा सेक्शन 310। अब सेक्शन 311। सेक्शन 311 क्या कहती है? ठग का दंड। अब जो कोई व्यक्ति ठग होगा, ठग कौन होगा? तो सेक्शन 310 में बताया गया, वो व्यक्ति आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। तो अपना ये चैप्टर जो से सेक्शन 301 से लेकर के 311 तक है यहाँ पे संपन्न होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ठीक लग रहा है तो अपने और दोस्तों को इस चीज़ को प्रमोट करें, इस लिंक को शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।